हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 90। मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेज 2 में हम क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ तक कर लिए हैं देखिए। लास्ट में हमने 31, 32 ये क्वेश्चन कर लिए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया है कि संरक्षी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कोई संरक्षी निकाय है उसकी स्थितिज ऊर्जा U इजुकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x द्वारा दी गई है। तो साम्य स्थिति क्या होगी? तो बस सीधा सूत्र, पहले F निकालो जी, माइनस डी बाई डी एक्स करके, और उसको बाद में क्या कर देना, जीरो कर देना। बस यही फार्मूला लगाना है। माइनस डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू पुट करो। यू की वैल्यू पुट करके, ये तो आपको खुद ही करना आना चाहिए, इतना तो कर सकते हो ना भाई। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। यू की वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सही है जी। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, समझ गए। माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x, और 3 पीछे dx से dx कैंसिल हो गया, और इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आ गई जी 3, और x की वैल्यू आ गई जी 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई, समझ रहे हो जी। x की वैल्यू आ गई जी 3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। ये था 33 नंबर क्वेश्चन। अब 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 है जी। 34 क्या कहता है? एक इंजन होज पाइप द्वारा पानी को पंप करता है। पानी पंप से गुजरता है। पंप के एक मुख से 2 मीटर पर सेकंड से बाहर आता है। पानी का जो बाहर आने का वेग है वो है जी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पानी बाहर आता है। पानी का पाइप में द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई 100 kg पर मीटर है, 100 किलोग्राम पर मीटर। ये क्या बताओ? किलोग्राम द्रव्यमान है और नीचे मीटर है, dm बाई dl बोल सकते हो। पानी पंप से गुजरता है, वेग 2 है। पानी पाइप में प्रति द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई 100 kg पर मीटर। तो इंजन की शक्ति बताओ। तो इंजन की शक्ति कहाँ से निकालेंगे? देखिए, शक्ति का क्या सूत्र लगाते हैं? F इंटू वी, एम ए इंटू वी। ठीक है, तो हमें यहां पर दे दिया जी dm बाई dl दे दिया। तो अब ए का क्या फार्मूला लगा सकते हो? ए का फार्मूला लगा सकते हैं v dv बाई dx, v dv बाई dx बोल दें या dl बोल दें, एक ही चीज होती है। तो dx लिख लो, चलो पहले इसको, इंटू में v। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इसको m बोला, v इंटू वी स्क्वायर इंटू में dv, वी स्क्वायर इंटू dv। dx की जगह लेंथ है, इसको dl बोल दिया, और ये मास है dm, ये आ गई p, वी स्क्वायर इंटू dv। और हमें निकालना क्या है जी? आपको इंजन की शक्ति निकालनी है। इंजन की शक्ति के बारे में बात करना है जी। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 100। एफ वी एम ए, एक ही जगह वी dv बाई dx ले लिया, लास्ट में हमने v ले लिया, v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा जी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया है।
तो इसको आपको कैसे करना होगा ये देखो, dm/dl दे दिया, फोर्स फोर्स निकालने का कोई और तरीका लगाओ, क्योंकि फोर्स आ गया तो वेलोसिटी आ ही जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ma dm, एक ही जगह आपने लिखा v/t, अब इसको ऐसे लिखो, देखो बनाना पड़ेगा डेल्टा v/t, ठीक है। अब क्या करो, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, अब हम यहाँ ले सकते हैं t है, डेल्टा t बोल सकते हो, डेल्टा l से मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा l से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, m, यहाँ पे डेल्टा t था पहले, उसी तरह का बनेगा जी, और कुछ नहीं भाई, एक v की पावर और आ जाएगी, और क्या dv/dl, एक v की पावर और बन जाएगी। तो आप इसको क्या लिखो, m इंटू डेल्टा वी तो है ही है, m इंटू डेल्टा वी तो है ही है, लेंथ अपॉन टाइम डेल्टा l बाई डेल्टा टी हो गया, और नीचे एक डेल्टा l है, इसको आगे ले लिया, तो इसको तो आप इधर वाले को तो बोल दो डेल्टा m, ये हो गया जी डेल्टा l, ये हो गया जी डेल्टा v, और डेल्टा l बाई डेल्टा टी इसको भी आप डेल्टा v बोल दो, यानी डेल्टा m बाई डेल्टा l को एक तरफ कर लो, और इधर क्या कर लो जी डेल्टा v का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट बोलूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा m बाई डेल्टा l इंटू वी स्क्वायर। चेंज इन फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में तो रुक ही जाएगा। तो आप इसका यूज नहीं करके आप डायरेक्ट इसका यूज करो फोर्स की जगह, P इक्वल टू Fv, तो फोर्स का क्या फार्मूला लगेगा, डेल्टा m बाई डेल्टा l इंटू में v का स्क्वायर, ये तो फोर्स है और साथ में एक v और भी है, डेल्टा m बाई डेल्टा l आ गया जी 100, और साथ में डेल्टा m बाई डेल्टा l v की पावर 2, v की पावर 3 है जी, v कितना है बताओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 800 वाट। समझ गए, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, लगा देंगे ये फार्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये थी 34 तक हमने कर दिया जी, अब 35 नंबर देखो क्या कहता है, नियत आवरण से चलती हुई किसी वस्तु पर जब नियत बल लगाया जाता है, नियत आवरण से चल रही है, नियत आवरण से चलती हुई किसी वस्तु पर जब नियत बल लगाया जाता है तब शक्ति नियत नहीं रहती है। शक्ति को नियत रखने के लिए बल F के साथ चाल का नियमित रूप से कौन सा परिमाण है, जो चाल का कौन सा रूप है जो चाल का नियत रूप से बदलता रहेगा। नियत आवरण से चलती हुई किसी वस्तु पर जब नियत बल लगाया जाता है, ये सूत्र है जी, P इक्वल टू Fb, नियत बल लगाया जाता है तब शक्ति नियत नहीं रहती। शक्ति को नियत रखने के लिए, अच्छा शक्ति को नियत रखना है जी, P को तो नियत ही रखना है, शक्ति को नियत रखना है, तो Fb क्या हो गया जी, नियत, Fb नियत हो गया तो F व्युत्क्रमानुपाती हो गया B के। कौन सा उत्तर है, 35 का फर्स्ट, देखो 35 का फर्स्ट, ठीक है। 36 पे आ जाते हैं।
तो 36 नंबर देखिए, 36 में क्या बोल रहा है? 36 में बोल रहा है कि 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट है, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान, 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही एक लिफ्ट की छत से गिरता है। यहां से गिर रहा है जी 0.3 किलोग्राम का द्रव्यमान, 0.3 द्रव्यमान 7 मीटर पर सेकंड की चाल से नीचे आ रही लिफ्ट की छत से गिरता है। यह लिफ्ट के फरस से टकराता है तथा वापस नहीं लौटता है। टक्कर में कितनी ऊष्मा उत्पन्न, ये आगे का हो गया जी, ये ऊष्मा का सवाल हो गया, ये हमें नहीं करना है, ये को टक्कर में आएगा, टक्कर वाले पार्ट का सवाल हो गया ये, ठीक है, जिसमें कोलिजन है ना, कोलिजन अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ऊष्मा में हानि। या ऐसा बोल सकते थे कि उसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदल गई, ऐसा भी बोल सकते थे आप। इसमें हम ऐसा फार्मूला लगा सकते थे कि उसकी सारी गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदल गई, वो वापस नहीं उछला ना, तो मैं इसको देखो ऐसे बदल सकता हूँ। द्रव्यमान का कोई बल 7 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही लिफ्ट की छत से गिरता है। तो ये देखो लिफ्ट तो नीचे आ रही है कितने मीटर पर सेकंड से? 3 मीटर पर सेकंड से या 7 मीटर पर सेकंड से। यहां से गिरा भाई, अब लिफ्ट के सापेक्ष काम करना पड़ेगा, धरातल के सापेक्ष आप काम करोगे तो उसका वेग 7 है, लेकिन वो टकरा भी यहीं रहा, फिर आपको इसको तो हमें लिफ्ट के सापेक्ष काम करना पड़ेगा जी। लिफ्ट के सापेक्ष, लिफ्ट के सापेक्ष उसका आरंभिक वेग कितना है? 0। लिफ्ट के सापेक्ष उसका आरंभिक वेग 0 है। लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर है, तो अंतिम वेग क्या होगा? वर्गमूल 2gh। जी कितना ले लें? 10 ले लें। 2gh कितना जी? 3 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 20 या 9.8 लेना है, एग्जैक्ट आंसर लेना हो तो आप 9.8 ले लो। 6 इंटू में 9.8, 58.8 अंतिम वेग का, ये अंतिम वेग है। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। एम कितना था जी उसका? द्रव्यमान कितना था? 0.3 kg, और वी स्क्वायर कितना आया? 58.8। कर दीजिए 2 से डिवाइड, 0.3 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 तिये 12, असल 1, 9 तिये 27, 1 28, असल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 0.1 और 1 2 के बाद 1.82 जूल सही आंसर है। सेकंड आंसर होना चाहिए 8.82 जूल। देखिए 36 का, क्योंकि सारी की सारी गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा बदल जाएगी। संपूर्ण गतिज ऊर्जा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जानी चाहिए। तो 36 का आंसर क्या होना चाहिए था? 2। 36 का बिल्कुल 2 है। थर्टी सेवन क्या कह रहे हैं? एम द्रव्यमान की एक वस्तु रेत पर फर्श पर h ऊंचाई से गिराई जाती है। यदि वस्तु रेत में x सेंटीमीटर घुस जाती है, वस्तु पर रेत द्वारा लगाया गया औसत प्रतिरोध बल कितना होगा? ठीक है जी, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं इसे बालू रेत है, समझ गए?
m द्रव्यमान की वस्तु रेत के फर्श पर h ऊंचाई से गिराई जाती है, h ऊंचाई से गिरा दी, ठीक है। रेत में x सेंटीमीटर घुस जाती है, रेत के अंदर घुस जाती है x सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां तक वस्तु आ जाती है, यहां तक ये वस्तु आ जाती है, समझ गए। तो वस्तु पर रेत द्वारा लगाया गया प्रतिरोधक बल, वस्तु पर रेत कितना प्रतिरोधक बल लगाएगी, ऊपर लगेगा प्रतिरोधक बल, वस्तु पर रेत के द्वारा प्रतिरोधक बल कितना लगेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है जी। तो एक तो ये यहां से आ रही है जी, तो एक तो mg को रोकना है, एक तो mg बल लग रहा है जी नीचे की तरफ, mg बल लग रहा है, ठीक है। और कौन सा बल लग रहा है, ये रेत है, ये x दूरी, इसको इसके अंदर आ गया, ये अंतिम वेग इसका 0 हुआ तब भाई। और त्वरण क्या लगा, एक तो ये लगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक रेत ने भी तो मंदन लगाया, उसका वेग 0 कर दिया। यहां पर वेग कितना है, यहां पर वेग है √2gh, यहां पर वेग है जी √2gh, और यहां पर वेग है 0। तो रेत ने कितना मंदन लगाया ये देखो, आप इसको हटाओ एक बार। अब हम देख रहे हैं रेत के द्वारा लगाया गया मंदन, रेत के द्वारा लगाया गया मंदन v² - u² = 2s, ये रेत के अंदर लगा रहा हूं मैं। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग क्या होगा, वर्गमूल 2gh, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर 2ax होगा जी, मंदन आएगा। तो x का मान कितना आया, 2gh, a का मान 2gh/2x, कैंसिल कर दो, gh/x। तो कितने बल लग रहे हैं इस पर, रेत के द्वारा लगाया गया बल, रेत के द्वारा लगाया गया बल F = mg + ma। g तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण और a लग रहा है रेत की वजह से मंदन, रेत की वजह से मंदन कितना, gh/x। तो ये आंसर होगा जी, mg कॉमन ले लो, mg कॉमन आ गया, 1 + h/x, देख लीजिए आंसर, mg कॉमन आ गया जी, 1 + h/x, सेकेंड आंसर होगा 37 का। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई बात समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। mgh + x हो गया, ठीक है, ये रेत के द्वारा इतना बल लगाया गया है, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ जाएं आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 था, 38 नंबर देखो जी, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या कहता है, देखो, एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान A और B को समान अवमंदन बलों द्वारा विराम अवस्था में लाया जाता है। यदि B की तुलना में A दुगने वेग से चलता है, परंतु विराम अवस्था में यानी B के द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 भाग वहाँ ही चलता है, तो उनके वेग का अनुपात। ये तो 1 डायमेंशन 1v में गति का सवाल हो गया जी। एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान,
सीधी रेखा में चल रहे हैं जी, दो असमान द्रव्यमान ए और बी, उनके द्रव्यमान ले लें एम ए एम बी। ठीक है, हेलो, हाँ जी। तो देखिए कहाँ तक किया था हमने लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में हमने कर लिया जी स्टेज 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज 2 में हमने 38 नंबर क्वेश्चन हमें करना है स्टेज 2 में। स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 38। तो क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान ए और बी समान अवमंदन बलों द्वारा विराम अवस्था में लाया जाता है। ठीक है, सीधी रेखा में चल रहे हैं जी, दो द्रव्यमान है एम ए और एम बी। ठीक है, दो असमान द्रव्यमान एम ए और एम बी समान अवमंदन बलों द्वारा विराम अवस्था में लाया जाता है। अवमंदन बल दोनों पे समान है, लेकिन त्वरण तो अलग अलग होगा। ए का त्वरण, बी का त्वरण एफ बटे एम ए, और ये क्या होगा एफ बटे एम बी। ठीक है, यानी मैं बोलूं अगर मैं इनका अनुपात लूं, ए का त्वरण अपॉन बी का त्वरण नहीं बोलना चाहिए, मंदन, अनुपात लूं तो एफ से तो एफ कट गया, तो ये क्या आएगा एम बी अपॉन एम ए। समझ गए जी? ठीक है, अब यहां पर आपको और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यदि b की तुलना में a दुगने समय तक चलता है, a के द्वारा लिया हुआ समय b की तुलना में दुगना है। ठीक है, यानी आप यहां से ये बोल सकते हैं टी ए अपॉन टी बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। आगे बोलें तो विराम अवस्था में आने तक b द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 भाग ही चलता है। b द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 भाग ही चलता है, यानी मैं बोलूं a की दूरी बटे में b की दूरी, ये कितना है, ये 1/3 है जी। समझ गए? बात समझ में आ रही है ना सबको? तो देखो मैं क्या करता हूं, ये फार्मूला लगाता हूं सबसे पहले। तो अंतिम वेग 0 करना है, रोकना है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अंतिम वेग अगर आपको 0 करना है, आरंभिक वेग u² है, 2 मंदन ही होएगा, तो ये आप फार्मूला जानते हो जी, u² बाय 2a। तो एक तो ये फार्मूला होता है जी, तो इसको आप ऐसे लगाओ, ऐसे अपॉन एस बी ua² अपॉन 2a ub² अपॉन 2a, 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आया देखो, ऐसे अपॉन एस बी, ऐसे अपॉन एस बी यू ए अपॉन यू बी का होल स्क्वायर, बी का त्वरण बटे में ए का त्वरण। समझ रहे हैं? देखते जाना आप। ऐसे अपॉन एस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 यू ए अपॉन यू बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। इसको आप और ए बी अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, बी का त्वरण बटे ए का त्वरण। बी का त्वरण यानी उल्टा करेंगे, यानी द्रव्यमान ऊपर ए का आएगा और नीचे द्रव्यमान बी का आएगा। बस इससे आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें दूसरा समीकरण न पता हो। दूसरा समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अंतिम वेग 0 करना है, आरंभिक वेग u मंदन है, यानी t का फार्मूला आ गया जी u बाई ए। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा तरीका मैं ले रहा हूं a का अपॉन b का। a का कितना है जी और b का कितना है, ये वेग है किसका, a का, और ये वेग है किसका, b का। समझ गए? टी ए अपॉन टी बी, टी ए अपॉन टी बी का मान आ गया जी 2, यू ए अपॉन यू बी, बी का त्वरण बटे में ए का त्वरण। बी का त्वरण बटे में ए का त्वरण, इसको क्या लिख सकते हो, बी का वही लिख सकते हो एम ए अपॉन एम बी।
लिख दिया, ठीक है। अब इस समीकरण को देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 UA अपॉन UB, UA अपॉन UB लिख दिया, MA अपॉन MB। इसकी तो आपने वैल्यू निकाल रखी है पूरे की, इस पूरे की वैल्यू UA अपॉन UB, MA अपॉन MB, इसकी वैल्यू पूरे कितनी है 2, UA अपॉन UB 1/3, ये डिवाइड में आ गया 1/6, ये आंसर आ गया जी। तो क्या आंसर आया देखो, A का वेग अपॉन B का वेग का अनुपात कितना है बताओ, 1:6, 1:6 पहला आंसर, 38 का पहला आंसर आ गया जी, ठीक है। 39 क्या है, एक खिलौना बंदूक में से बल नियतांक की एक स्प्रिंग प्रयोग करता है। देखना क्या क्वेश्चन है, एक खिलौना है जी, ऐसे बंदूक से गोली चला रहे हैं, ठीक है। एक खिलौना बंदूक में बल नियतांक के, यहाँ पे स्प्रिंग है जी, स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग नियतांक की है, का एक स्प्रिंग प्रयोग में करता है, ऊपर की ओर दिशा में दागने से पहले स्प्रिंग से दूरी x संपीड़ित कर देता है। x संपीड़न कर दिया, संपीड़न कर दिया तो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होगी, और स्प्रिंग में ऊर्जा कितनी संचित होगी, हाफ की x²। स्प्रिंग में इतनी ऊर्जा संचित होगी। यदि गोली का द्रव्यमान m हो तो दागने पर ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। बाद में मान लेते किसी ऊंचाई तक ऊपर उठ गई, या अंतिम वेग गोली का क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसके पास क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी आई। कितनी आई जी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में जो स्प्रिंग एनर्जी है, जो स्प्रिंग की ऊर्जा थी, वही स्थितिज ऊर्जा में बदल गई थी, mgh में। स्प्रिंग की ऊर्जा कितनी थी, हाफ के x पर। ऊर्जा संरक्षण लगता है हमेशा, h निकालना है तो क्या आएगा जी, h निकालना है तो kx² अपॉन 2mg, kx² अपॉन 2mg। थर्ड आंसर होना चाहिए क्या 39 का, चेक करो, 39 का थर्ड आंसर बिल्कुल सही है जी, 39 का थर्ड आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे सवाल थे ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, m द्रव्यमान की एक गाड़ी एक खुरदरी क्षैतिज सड़क पर समेंग P से चल रही है। m द्रव्यमान की एक गाड़ी है, खुरदरी क्षैतिज सड़क पर समेंग P से चल रही है। समेंग दिया हुआ है, इस बार इसका बल नहीं दिया उन्होंने, समेंग दिया हुआ है, समेंग P से चल रही है। यदि टायर एवं सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू तो कितनी दूरी तक जाके रुकेगी। घर्षण म्यू है, यहां पर अंतिम वेग उसका 0 होगा, ये कोई आरंभिक वेग u है,
u है या v ले लो आरंभिक वेग, ठीक है। तो सबसे पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितनी दूरी तक जाके रुकेगी, दूरी निकालनी है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग v स्क्वायर 2a इंटू में s। घर्षण बल की वजह से मंदन आता है, आपको पता है, घर्षण बल बटे द्रव्यमान, माइनस से माइनस कट जाएगा। f की जगह क्या ले, म्यू n, n की जगह क्या बोल दो mg, m से m काट दो। तो s क्या आएगा, s आएगा जी v स्क्वायर, s आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अब s तो आ गया, लेकिन संवेग के रूप में निकालना था हमें, तो v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। संवेग के रूप में निकालना था तो क्या करो, m स्क्वायर से गुणा कर दो और m स्क्वायर से ही भाग कर दो, mv का होल स्क्वायर हो गया 2 म्यू m स्क्वायर जी, और mv को क्या बोल देंगे, संवेग। ये सदिश का निशान है, संवेग का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू m स्क्वायर जी। देख लीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर है, 2 म्यू m स्क्वायर जी, 2 म्यू m स्क्वायर जी नीचे आएगा ऊपर, फोर्थ आंसर होना चाहिए 40 का। 40 का आंसर फोर्थ है जी, ठीक है भाई। 41 नंबर पे आते हैं, 41 क्या कहता है, दिए गए पाइप को एक निश्चित दर पर पानी भेजने के लिए एक पंप के मोटर का प्रयोग करते हैं। पाइप में उतने ही समय में 2 गुना पानी प्राप्त करना है, यानी वेग दुगना करना पड़ेगा जी, यानी वेग दुगना करना पड़ेगा। तो कितने वाट की मोटर लगाएं, ऐसा पूछा है। तो शक्तिगत ये सूत्र हो गया FV। यहां पर एक बल का एक सूत्र आता है, मैं आपको बताता हूं बल का सूत्र क्या आता है, रो ए इंटू वी स्क्वायर, ये सूत्र आता है। कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। रो यहां घनत्व हो गया पानी का या जो भी तरल है, रो घनत्व, ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वी यहां पर पानी का वेग हो गया जी, वी हो गया वेग। तो कैसे करें बताओ, रो ए वी स्क्वायर इंटू में वी कर दिया। तो अब फार्मूला इसे बनता है कि बल क्या है, बल m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सही है जी। m डेल्टा वी को आप ऐसे ले सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी। भाई अंतिम वेग तो बाद में तो 0 ही होना है ना जी, आरंभिक वेग क्या है v, डेल्टा टी को क्या ले लीजिए, t ले लीजिए, कोई समय t। अब मुझे आयतन बनाना है, तो मैं क्या करूं, L क्यूब से गुणा करता हूं और L क्यूब से भाग करता हूं, लंबाई का क्यूब, घन क्यूब, लंबाई की पावर 3, m बटे में L की पावर 3, वेग बटे में टाइम, माइनस तो आप परिमाण के लिए ले सकते हो, और यहाँ ले रहे हैं L स्क्वायर गुणा L, माइनस यहाँ लेके चलना है, लेके चल सकते हो, ठीक है। तो क्या मिला देखो, द्रव्यमान आयतन, ये क्या हो गया कैपिटल V क्या मिला बताओ, आयतन, ये V वेग है, ध्यान रखना। तो वेग, ठीक है, L स्क्वायर, ठीक है, और ये T में यहां ले आया L के नीचे, L बाई टी। तो क्या फार्मूला मिला, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व, वेग, लेंथ का स्क्वायर, क्षेत्रफल, लेंथ बटे टाइम, फिर वेग आ गया। तो बल का फार्मूला आया जी रो ए वी का स्क्वायर, बना कि नहीं बताओ, रो ए वी स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने, फार्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब बात है कि जी आपको रो ए वी स्क्वायर, तो फाइनल फार्मूला मिला रो ए वी की पावर 3 मिला। अब दुगना पानी निकालना है,
पानी निकालना है, यानी रो तो समान है, पाइप वही है, तो क्षेत्रफल भी समान हो गया, ए और रो तो दोनों समान हो गए, तो शक्ति किसके समानुपाती होगी? वेग की घात 3 के। शक्ति वेग की घात 3 के समानुपाती होगी। नई शक्ति दुगना पानी मतलब दुगना वेग, पी डैश का मान कितना आया? 8 वी की घात 3, समीकरण 2 समीकरण 1। अब यहां कर दीजिए जी P बाई पी डैश, वी की घात 3 और 8 वी की घात 3 कट गया, पी डैश बराबर 8P, 8 गुणा करनी पड़ेगी जी। बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लिया स्क्रीनशॉट, यानी आपको जो शक्ति है वो 8 गुणा करने पड़ेगी जी, तब काम चलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए 42 नंबर, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेज 2 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्थायी संतुलन की स्थिति में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जी, बिल्कुल। स्थायी संतुलन हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या लेते हैं जी? न्यूनतम लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 42 के बाद 43 नंबर पे आ जाते हैं जी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 43 क्वेश्चन कह रहा है जी, विराम अवस्था में स्थित एक कण पर बल P, F की जगह P दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। समय t में लगाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा t के बाद, m द्रव्यमान का एक कण था, t के बाद उसका कोई वेग होगा जी, और वहीं से गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बस गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 12mv²। वेग निकाल लो। आरंभिक विराम अवस्था में था, F बल लगाया, F का मान ही P है, 12mv² लाना है। कैसे लिखेंगे बताओ? v = u + at। अंतिम वेग v है, आरंभिक 0 है, a और टाइम t है, at आ गया जी। त्वरण की जगह क्या लिखते हैं? बल बटे द्रव्यमान इंटू टी। बल की जगह क्या लिख सकते हैं? P/m इंटू टी, P/m इंटू टी। तो उत्तर क्या आ गया बताओ? mp² t² अपॉन 2m²। एक m से एक m कट गया, p² t² बाई 2m, p² t² बाई 2m। सेकेंड आंसर। 44 नंबर देखिए। 44 तो थ्योरेटिकल है। क्या कह रहे? किसी निकाय पर संरक्षणीय बल द्वारा, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बताओ? संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऋणात्मक लगाना पड़ेगा। पहला कह रहे निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, आगे माइनस बोलना चाहिए था। ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं बोला। कुल ऊर्जा नहीं, तो कौन सा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। 45, कौन सा बल असंरक्षी बल है बताओ? असंरक्षी बल वो होते हैं जो केंद्रीय बल नहीं होते हैं, जैसे विद्युत बल K(q1 q2/r² वाला, गुरुत्वाकर्षण बल G(m1 m2/r²), स्प्रिंग बल, प्रत्यास्थ बल, ये सारे तो कैसे बल हैं? ये सारे तो संरक्षी बल हैं। ठीक है। असंरक्षी कौन कौन से थे? नाभिकीय बल,
और घर्षण बल और उत्प्लावन बल और शयन बल। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर है, मिल ही गया होगा आपको। कौन सा असरक्षी बल है? शयन बल, फोर्थ आंसर। 46 नंबर देखिए, 46 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 60 न्यूटन भार की एक बाल्टी पकड़ा हुआ है, ठीक है, वह क्षैतिज मार्ग पर 7 मीटर तक चलता है, फिर 5 मीटर ऊपर चलता है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। फिर वो ऊपर चलता है जी, ये 7 मीटर, ये 5 मीटर। अब देखो, व्यक्ति ने बाल्टी पकड़ रखी है, तो mg तो नीचे लग रहा है और विस्थापन इधर है, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो विस्थापन ऊपर है और mg तो कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। यानी यहां पर तो कार्य आएगा कितना? कार्य आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो कुल कार्य आएगा, कार्य क्षैतिज गति में प्लस कार्य ऊर्ध्वाधर गति में। क्षैतिज गति में तो आएगा जी mgs cos 90, जीरो हो जाएगा, और यहाँ आएगा mgs cos 180 डिग्री। mg कितना? 60 इंटू 10, विस्थापन कितना? ऊपर की तरफ 5 मीटर, cos 180 -1, यानी कितना आ गया? -300 जूल। परिमाण में लोगे तो 300 जूल आंसर आ गया। 47 नंबर, एक अच्छा सवाल है। 47 नंबर देखो, 47 नंबर क्या कह रहा है, समझते हैं। सैंतालीस 47 क्या कहते हैं? देखो, m द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में t1 से v चाल तक त्वरित होती है। m द्रव्यमान की एक वस्तु है, विराम अवस्था में है, t1 समय में उसको एक वेग मिल जाता है जी v वेग मिल जाता है। समय t के पदों में कोई अन्य समय t है जी, वो कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहां तक कार्य पूछा है तो यहां तक विस्थापन लेना पड़ेगा। कार्य तो तभी आएगा ना जी जब यहां तक विस्थापन लोगे आप। तो कार्य कैसे आएगा? कार्य आएगा एफ एस cos 0 डिग्री, क्योंकि एफ इधर ही लगा रहे हैं हम। कार्य एम ए एस cos 0 1 हो गया। द्रव्यमान ए त्वरण एस विस्थापन। तो आपको क्या काम करना है? विस्थापन भी निकालना है। विस्थापन कैसे आएगा बताओ? विस्थापन तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ काम करना है? ये विस्थापन चाहिए मुझे। आरंभिक वेग 0 है, ए त्वरण है, इंटू टी का स्क्वायर। विस्थापन तो आ गया जी हाफ ए टी स्क्वायर। एम ए इंटू में हाफ ए टी स्क्वायर कितना आ गया? हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बस त्वरण आ गया तो उत्तर आ जाएगा। त्वरण कैसे आई? त्वरण यहां से यहां काम करो। अब आप ए से बी काम करो, और यहां मैंने कहां से काम किया था? यहां मैंने ए से सी काम किया था जी। ए से बी काम करूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आरंभिक वेग 0, ए त्वरण टाइम t1, ए का मान आ गया जी v बाई t1। तो कार्य कितना आया? 1/2 m v बाई t1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। फाइनल आंसर एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 t1 का स्क्वायर।
कोई दिक्कत, एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2t1 का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर्थ आंसर आएगा भी, फोर्थ आंसर बिल्कुल आएगा। 48 तो कॉमन क्वेश्चन है, हमने किया ही था जी कि एक शक्ति, ये दो फार्मूले बताए थे आपको, v समानुपाती होती है x की घात 1/3 के, और v समानुपाती होता है t की घात 1/2 के। लेकिन इन सब की शर्त क्या है, शक्ति नियत होनी चाहिए, p नियत, p नियत हो तो ही होता है ये प्रूफ कर चुके हैं हम। यानी x की घात 1/3 समानुपाती t की घात 1/2, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये 3/2 आ गया, x की घात 3/2 आ गई। ठीक है, तीसरा उत्तर 48 का। 49 नंबर सवाल देखो, 50 तक करते हैं आज। 49 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए, क्षैतिज चिकनी सतह पर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता हुआ 0.5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान भारहीन स्प्रिंग से टकराता है, स्प्रिंग में कितना संपीड़न हो जाएगा। ये देखो, m द्रव्यमान है, ठीक है जी, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग नियतांक k ले लीजिए, कोई v वेग से चल रहा है ये, ठीक है, क्षैतिज सतह पर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, 1.5 है चाल, 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान का टुकड़ा है, 0.5 किलोग्राम। स्प्रिंग नियतांक भी दिया हुआ है 50। स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न कितना कर देगा, गतिज ऊर्जा थी उसके पास, किस में आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर में, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, x कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के का वर्गमूल, वर्गमूल m कितना जी 0.5, k कितना जी 50, v कितना 1.5 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5, बस ये आंसर है। सबके दशमलव हटा दो, 5 दशमलव हटाया 10, 15 15 2 2 5, नीचे 10 और 10 लगा दो, और नीचे क्या था 50, बस सोल्व कर दो जी। सोल्व करेंगे तो ये 10 पे गया, ऊपर आया 2 2 5 और नीचे आया 10, 4 बार है, 1 2 3 और 4, यानी रूट लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 100 मीटर में, और सेंटीमीटर में लेना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा जी, 15 सेंटीमीटर, और मीटर में 0.15, पहला आंसर है क्या 49 का, 49 का पहला ही है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखो, m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के एक वृत्त में नियत चाल v से घूमता है, ठीक है, जब यह वृत्त पूरा करता है तो किया गया कार्य कितना होगा। m द्रव्यमान का एक कण है जी, वृत्तीय गति में तो आपको बताया ही था, वृत्तीय गति में तो एक तो तनाव बल के द्वारा किए गए कार्य 0 होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल v से घूमता है, जब यह वृत्त पूर्ण कर देगा, वृत्त पूर्ण कर देगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0, तो कार्य वैसे भी 0 हो जाना है जी, आंसर 0 आएगा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, 0 ही दिया हुआ है ना, चेक करें, 50 का आंसर 4 दिया हुआ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 51 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पर देख लेते हैं।
51 में ये बोल रहे हैं कि जी एक व्यक्ति h मीटर गहरे कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचता है, रस्सी का द्रव्यमान स्मॉल m है, पानी से भरी हुई बाल्टी का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो किया गया कार्य कितना होगा। सिंपल है जी, कैसे करना है देखो मैं आपको बता दूं। आप ये देखो जी कि वो पानी से भरी हुई बाल्टी को निकाल रहे हैं, ठीक है, ये रस्सी है जी, यहाँ तक रस्सी है, रस्सी का द्रव्यमान स्मॉल m था, बाल्टी का द्रव्यमान कैपिटल M था, तो द्रव्यमान केंद्र तो रस्सी का तो यही हुआ ना जी, यानी उसको आधा द्रव्यमान ही बाहर निकालना पड़ेगा m/2, तो उसके किया गया कार्य कितना होगा, कुल द्रव्यमान इंटू में GH, कुल द्रव्यमान क्या, बड़ा M और रस्सी का द्रव्यमान m/2, m + m/2 इंटू GH। छोटा सा क्वेश्चन था, द्रव्यमान केंद्र का कंसेप्ट है इसमें भाई, इस तरह का क्वेश्चन हो, रस्सी का द्रव्यमान आधा करना है, बाल्टी का नहीं, रस्सी का द्रव्यमान, क्योंकि रस्सी टोटल थी, उसको आधे द्रव्यमान तक ही ऊपर खींचना है उसको, इसका द्रव्यमान केंद्र, जिस तरह वो चेन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्या लिख करके लाएंगे आप, स्टेज 2 और स्टेज 3 के क्वेश्चन कर लीजिए, स्टेज 2 और 3 के क्वेश्चन कर लीजिए जी। ठीक है भाई, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।